Here Rajasthan AE students, we are going to discuss second session of precipitation. Telemetering rain gauges. Telemetering rain gauges are automatic recording type electronic instruments that transmit rainfall data to a central base station. Automatic transmission रिकॉर्डिंग टाइप है ये, राइट, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो रिमोट एरिया में ये रेन गेज एस्टैब्लिश किए गए हैं एंड बेस स्टेशन से हम इसके डेटा रेगुलर इंटरवल या रिक्वेस्ट पर ले सकते हैं। डेटा ट्रांसमिट करेगा ये। The most commonly used type for this purpose is the tipping bucket rain gauge. इसी को जो ना इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अटैच करके हमने इसे डेटा ट्रांसमिट करवाने लगा। Due to its reliability and suitability, however, other types of recording rain gauges can also be effectively used. लेकिन ये क्या है, इजीली हम इसे ऑटोमेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फिट करके, क्योंकि टिपिंग बकेट में आफ्टर कलेक्टिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन bucket changes its position. One pair of buckets are used in tipping bucket type rain gauge. 0.25 सेंटीमीटर 0.25 mm का रेनफॉल कलेक्ट होने के बाद वन बकेट टिप डाउन होंगे, स्टॉपर को जाकर क्लिक करेंगे। पेयर का दूसरा बकेट फनल के एग्जिट पर आएगा, वो जो है ना सेम अमाउंट रेनफॉल कलेक्ट करेगा एंड देन जो है ना वो फिर टिप डाउन होगा और दूसरे स्टॉपर को जाकर क्लिक करेगा। इस प्रकार एक क्लिक एंड दो क्लिक के बीच का टाइम इंटरवल मुझे पता चल गया, राइट। वन क्लिक हुआ, इसका मतलब कि दूसरा कब क्लिक होगा, जब 0.25 mm का रेनफॉल दूसरे बकेट में फिल हो जाए, तो पता चल गया ना कितने टाइम में इतना mm का जो है ना कलेक्शन हो रही है। अब उसको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगाकर वो जो है ना टाइमिंग जो है अपने पास रिसीव कर लो। Radar measurement of rainfall. The meteorological radar is a powerful instrument for measuring the aerial extent, location and movement of rainstorms. स्टॉर्म का एरियल एक्सटेंट क्या है, किस लोकेशन पर है और किधर से किधर मूव कर रहा है। फर्दर द अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल ओवर लार्ज एरिया कैन बी डिटरमाइंड to the radar with a good degree of accuracy. Water equivalent of snow. Water equivalent of snow is the depth of water that would result in melting of unit amount of snow. Right? Unit amount of snow जब melt होगा तो कितने डेप्थ ऑफ वाटर होगा, that is called water equivalent of snow. Snow tubes. Water equivalent of accumulated snow is measured by means of snow tubes, which are essentially a set of metal tubes. To extract sample, the tube is driven into the snow deposits till it reaches the bottom of the deposit and then melted to obtain water equivalent of the snow.
स्नो को मेल्ट करके देखना है कितना डेप्थ ऑफ वाटर आया है, दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आपको केयरफुल होना है, अगर क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए डेटा यूटिलाइज की जाती है, लेकिन डेफिनेशन से होकर जाना जरूरी है। फार्मूला आपको याद रहे या ना रहे, अगर याद रहा तो 1 मार्क के क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल टाइप का तो कर लेंगे, और नहीं तो इसके अंदर से थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा तो भी उसको आप टेकल कर सकते हो, बड़े क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड नहीं है। एडेक्वेसी ऑफ रेन गेज स्टेशंस। नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस फॉर an area to give necessary average rainfall with a certain percentage of error can be obtained as follows। यहां पर हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, थोड़े से एरर के साथ हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा एरर होना चाहिए। कितना रेन गेज स्टेशंस में किसी कैचमेंट के अंदर फिट करूं, एस्टैब्लिश करूं, राइट, इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। बात समझ में आई ना? ताकि वो जो एक्चुअल उस रीजन में रेनफॉल हो रही है, उस कैचमेंट के ऊपर एक्चुअल रेनफॉल हो रही है, और हमने जो उस कैचमेंट में रेनफॉल को कैलकुलेट किया है रेन गेजेज की हेल्प से, उसमें बहुत ज़्यादा का एरर नहीं होना चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस हम उस कैचमेंट में एस्टैब्लिश करें, ये मीनिंग है बस। बात समझ में आई क्या कहने का है? क्योंकि जो है ना, किसी कैचमेंट के ओवर, कैचमेंट हमारा जो है ना सेवरल किलोमीटर स्क्वायर एरिया का भी हो सकता है। तो हम जानते हैं रेनफॉल की इंटेंसिटी में वेरिएशन होती है जब पोजीशन चेंज होता है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, वेजिटेशन, प्लांटेशन, फॉरेस्ट, वो एक्सटेंट कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है उस कैचमेंट के अंदर, ये सब आते हैं ना, राइट। तो फिर हमारा जो रेन गेज स्टेशंस के नंबर का जो कैलकुलेशन होगा और सिलेक्शन होगा लोकेशन का, उसकी कैलकुलेशन यहाँ की जा रही है कि भाई इससे जो आप एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर इंटायर कैचमेंट, जबकि कैचमेंट में प्लेस टू प्लेस जो है ना वायरिंग इंटेंसिटी की रेनफॉल हो रही है, राइट। बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो बहुत ही हम नंबर मतलब कि रेन गेज स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे। सेम कैचमेंट में अलग अलग सब एरिया में रेनफॉल की वेरिएशन देखने को मिल रही है, तो हर जगह से डेटा लेनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है कि भाई नंबर ऑफ एडुकेट number of rain gauge stations for an area to give necessary average rainfall with a certain percentage of error can be obtained as follows। First, calculate mean rainfall of all records obtained from all rain gauge stations in a catchment। कैचमेंट के अंदर जितने रेनगेज स्टेशंस आपने एस्टेब्लिश किया है और रेनगेज को एस्टेब्लिश किया है, वहाँ से डेटा जो कलेक्ट होके आ रही है, रेनगेज स्टेशन नंबर 1 ने इतना mm और सेंटीमीटर डेप्थ का रेनफॉल किसी स्टॉर्म का बताया, उसी कैचमेंट में स्टेशन नंबर 2 दूसरे एरिया में, सब एरिया में हमने स्टेशन नंबर 2 बताया
स्टेशन नंबर 2 एस्टेब्लिश किया, वहाँ का रेनगेज इतना डेप्थ का प्रेसिपिटेशन हमें रिकॉर्ड करके दिया, तो इसका हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। राइट, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मीन से डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, हर स्टेशन पर जो है ना डेविएशन क्या है मीन से, तो स्टेशन 1 का जो रिकॉर्ड है मीन से कितना डेविएटेड है, डिफरेंस से पता चलेगा स्क्वायर। इसी प्रकार सबको निकालकर ऐड करके n-1 से डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, दिस विल गिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन रेनफॉल डेटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। राइट, तो ये आपका हो गया ना, एक 1 मार्क का हो गया ना छोटा सा। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल डेटा क्या हो जाएगा, वो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे कि नहीं आप, है ना, 1 लाइन का जो ना आंसर देने वाला क्वेश्चन। इसलिए मैंने बोला हूँ कि स्टेप केवल अगर हम देख लेंगे तो हमें जो ना बड़े प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम बन सकता है कि नहीं आपके लिए, इस तरह का आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। तो इसको हम कैसे समझाते, एक प्रोसेस है ना उसको समझाने का, कहाँ आता है ये, उसकी जगह तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए इसको फॉलो किया मैंने, इसको पॉइंट आउट किया हमने। फ्रेंड्स, उसके बाद ये पूछा जा सकता है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन डेटा obtained from various rain gauge stations over a catchment are given, कोएफिशिएंट वेरिएशन दिया हुआ इज गिवन, एक ही है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन among precipitation data obtained from all rain gauge stations over a catchment is given in the problem, right? And if epsilon is allowable degree of error in the estimation of mean rainfall, आपको दे दिया गया 10% एरर इज अलाउड, यानी कि आप जो कैलकुलेट करेंगे उसमें 10% एरर हम एक्सेप्ट करते हैं एक्चुअल से। तो फ्रेंड्स जो है ना, ऑप्टिमल और ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस is obtained by using this formula. So this is also useful for your AE exam. ये केवल फॉर्मूला सिंगल, रिमेंबर दिस, ये हमारा जो है ना कैलकुलेट हो गया। दिस इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस अंडर दिस लेवल ऑफ एक्यूरेसी, मतलब इतना जो है ना एरर जो है ना एक्सेप्टेबल है, परसेंटेज में रहेंगे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 10%, 5% एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट is acceptable, then find the optimal number of rain gauge stations. So this is, and if the coefficient of variation of precipitation data obtained from rain gauge stations is given in the problem, PV given, epsilon given, then find the optimal number of rain gauge stations in a catchment. वो निकल जाएगा, लेकिन अपने पास कितना रेन गेज स्टेशन है, जितना डेटा आया उतना n है, और होना कितना चाहिए, कैपिटल N होना चाहिए, है कितना n, तो जो है ना हमें एडिशनल कितनी की जरूरत पड़ेगी, अगर n की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो एडिशनल इतने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कम पड़ रहा है आप जाइए जो है ना उस कैचमेंट में और जगह पर प्रॉपर असेसमेंट करके रेन गेज स्टेशन इतने नंबर और एस्टेब्लिश कीजिए। मजा आया। अब जो है ना 1 मार्क के क्वेश्चन ये निकल के आ गए। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अमंग प्रेसिपिटेशन डेटा फ्रॉम ऑल रेन गेज स्टेशंस is given
मीन नहीं दिया हुआ है, सबका अलग अलग प्रेसिपिटेशन डेटा दिया हुआ है ना, उसका मीन तो निकाल सकते हैं ना, सी भी निकल जाएगी। एक ये 1 मार्क का प्रॉब्लम सी भी। अब हमारा सी भी गिवन है मान ली प्रॉब्लम में ही, एंड अलाउएबल एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल ऑफ अ कैचमेंट इज गिवन, तो देन जो है ना ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कितना वो निकल जाएगा, या जो है ना वो ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गेज निकालने के लिए डेटा दिया हुआ है जैसे सी बी एंड एप्सिलॉन, एंड इनिशियली जो है ना 5 रेन गेज स्टेशन है, तो पूछा जाएगा एडिशनल और कितना चाहिए, तो वो कैपिटल एन निकाल कर जो पहले से जो एन है उसमें से उस दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 मार्क इस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो एक जो है ये प्रॉब्लम कर दिया गया, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, इसको हमें आपको टाइम होगा तो देखना है, देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं, बस हमारा काम इतना ही है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स वी आर ऑब्टेनिंग एडुकेट प्रेसिपिटेशन डेटा फ्रॉम अ कैचमेंट। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने एडुकेट नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन कैचमेंट के ओवर एस्टेब्लिश कर लिया है, और एप्सिलॉन% का एरर हमारे एस्टिमेशन में आएगा, इतना एरर चलने दीजिए, ये एरर आएगा। अब जो ना अपने पास रेनगेज स्टेशन से डेटा आ रही है हर साल, अब उस डेटा का प्रिपरेशन करना है और फर्दर एनालिसिस कैसे करेंगे वो देखिए। प्रिपरेशन ऑफ डेटा रेनफॉल डेटा मीन्स, अब ये 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, रेनफॉल डेटा के प्रिपरेशन से क्या मतलब है। बिफोर यूजिंग द रेनफॉल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेशन इट इज नेसेसरी फर्स्ट टू चेक द डेटा। डेटा को फर्दर स्टडी में यूज करने से पहले इसकी चेकिंग होगी। डेटा शुड बी कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट। ये जो है ना जबरदस्त पॉइंट निकल कर आया, एकदम रट्टा लगाइएगा, ये मार्क कर दे रहा हूं मैं, बहुत फोकस्ड पॉइंट है ये, राइट। क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, बिफोर यूजिंग रेनफॉल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेशन वी परफॉर्म प्रिपरेशन ऑफ डेटा, इट इंक्लूड्स each of the following। तो प्रिपरेशन फेज में जो है ना हम डेटा की कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट का मीनिंग भी हम समझा रहे हैं। डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब कि हमारे पास जो है ना हर साल रेनगेज स्टेशन से डेटा अवेलेबल होनी चाहिए। हम 20 साल 30 साल का डेटा के साथ एनालिसिस करने जा रहे हैं, एंड देन जो है ना हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करके हम एक कंक्लूजन डेवलप करेंगे कि इस रीजन में क्या है जो है ना स्ट्रीम का साइज क्या होती है ऑन ऑन एवरेज, ये जो है ना हमारा फ्लड प्रोन एरिया है या जो है ना सूखा एरिया है, इस तरह की कैलकुलेशन हम डेवलप करते हैं। फिर उसके बेसिस पर वहाँ पर जो बेस्ट सुटेड हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर है डेवलप करेंगे, राइट। यही तो चीज़ें हैं ना अपने पास। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ डेटा का मीनिंग समझ लिया, इसके अंदर क्या होना चाहिए, डेटा शुड बी कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट। कंटिन्यूटी ऑफ record may be broken due to many reasons such as absence of observer, right, or failure of the instrument or damage to forest fire and floods। अगर कैचमेंट के अंदर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ और हमारा रेनगेज स्टेशन डैमेज हो गया, तो वी आर अनएबल टू get the data from that particular rain gauge station। So here for a particular year data is missing। तो अब 20 साल 25 साल का डेटा जो है ना हमने लिया किसी कैचमेंट के ऑल रेन गेज स्टेशन से, लेकिन किसी पर्टिकुलर साल में 20 साल 30 साल का लिया था, लेकिन इसमें से कोई घटना हो गया
तो कोई रेनगेज स्टेशन डेटा नहीं दिया उस साल, डेटा मिसिंग हो गई कि नहीं, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई कि नहीं। तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रीजंस और नॉन कंटिन्यूअस डेटा। तो वो रीजन सब जो ना ये लिखा हुआ है, ऑब्जर्वर जो ना उसे रिकॉर्ड नहीं किया, डैमेज हो गया रेनगेज स्टेशन फ्लड की वजह से, फॉरेस्ट फायर वर्क की वजह से, तो हमारे पास वो डेटा नहीं आया। तो फिर जो है ना हम मैथमेटिकली जो है ना उसको डेटा देते हैं। अब तो नहीं मिला तो नहीं मिला है अब, तो फिर अब मैथमेटिकली हम डेटा उस वर्क स्टेशन रेनगेज स्टेशन को देंगे। अब देखिए मैथमेटिक्स कितना ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा, बात समझते चलिएगा, बस समझना है, समझ लेना है केवल एक बार। टू एस्टिमेट द डेटा 3 or more stations close to missing station are selected and we compare data with normal rainfall. नॉर्मल रेनफॉल क्या है? एवरेज रेन एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल तो आपको पता है कि भाई किसी साल कितना रेनफॉल हुआ है, रिकॉर्ड किया है किसी रेनगेज ने, एनुअल रेनफॉल एक साल का, ठीक है। एवरेज एनुअल रेनफॉल 35 साल के डेटा जो रिकॉर्ड हुआ है कोई सिंगल रेनगेज स्टेशन, उसका एवरेज ले लो। 30 साल के जो रिकॉर्ड डेटा है किसी पर्टिकुलर रेनगेज स्टेशन का, उसका एवरेज ले लो, तो वो हमारा नॉर्मल एनुअल रेनफॉल कहलाएगा। एवरेज एनुअल रेनफॉल 35 साल का। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व के समय हम लोग दोनों सेम लेते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। तो गाइस वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द रेनफॉल ऑफ मिसिंग रेनगेज स्टेशन। 2 मेथड्स है अपने पास, एक तो एवरेज मेथड है एंड दूसरा जो नॉर्मल रेशियो मेथड है। फॉर्मूला बहुत इजी है, याद कर लीजिएगा, केवल डेटा दिया रहेगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थमेटिक एवरेज मेथड, तो हमने क्या किया है, जो मिसिंग डेटा है किसी स्टेशन का, सपोज कर लीजिए वो स्टेशन एक्स है, तो पी एक्स इज मिसिंग, प्रिसिपिटेशन डेटा फ्रॉम दैट स्टेशन इज मिसिंग ड्यू टू एनी रीजन लाइक फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स, डैमेज। एक्स स्टेशन का प्रिसिपिटेशन डेटा मिसिंग है। इस मिसिंग डेटा वाले स्टेशन के अगल बगल में 3 या 3 से 4, 3 से अधिक रेनगेज स्टेशंस के डेटा को लेकर आइए। लेकर आए, उनका जो है ना मीन निकालिए। तो हमने एम उसके सराउंडिंग में रेनगेज स्टेशंस के प्रिसिपिटेशन डेटा का एवरेज इसको असाइन कर दिया। तो एवरेज जो है ना ये हमारे लिए कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि इस स्टेशन के द्वारा और जो रिकॉर्ड किए गए हैं उसी के आसपास होगा। इसके लिए अपने पास एक टूल है। क्यों उसके अगल बगल का लिया गया? क्योंकि अगर मैं इस ऑनलाइन स्टूडियो की बात करूं तो यहाँ पर्टिकुलर इस जगह पर रेनफॉल कितनी हुई है, यहाँ से जो है ना हम 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर वाले रेनगेज जो फिट हुए उनसे डेटा निकाल लेंगे, तो उसी के कंपेरेबल होगा ना, इसलिए उसके सराउंडिंग में निकाला गया है। तो ये मेथड तब अडॉप्ट किया जाता है जब नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑल स्टेशन एट ऑल स्टेशंस आर विद इन अबाउट 10% ऑफ नॉर्मल प्रेसिपिटेशन एट मिसिंग स्टेशन, जहाँ की डेटा मिसिंग है। यानी कि जो है ना
यहाँ पर 30 साल का जो एवरेज है, राइट, इस यहाँ पर जो 30 साल का एवरेज है, इसका जो है ना 1.1 टाइम्स एंड 0.9 टाइम्स के बीच में ही अगर सराउंडिंग के हमने जो सिलेक्टेड रेनगेज स्टेशंस लिए हैं उनके नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा फॉल कर रहा है, इट मीन्स सराउंडिंग्स एंड मिसिंग स्टेशंस के रेनफॉल रिकॉर्ड ज़्यादा वेरिंग नहीं है। तो गाइस ये इजी भी है और रिजल्ट भी देगा, वो कंसिस्टेंट देगा। बात समझ गए, ये रूल है। यानी कि मिसिंग स्टेशन के 30 साल के रेनफॉल डेटा का एवरेज का 10% अधिक एंड 10% लेस वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.9 से, तो एक रेंज मिल गया। इसी रेंज में आप जो सराउंडिंग से 3-4 जो स्टेशंस का डेटा ले रहे हैं ना, तो उसके 30 साल के एवरेज इसमें अगर फॉल करता है देन ये चलेगा, काम करेगा। अगर नहीं तो नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करते हैं। सराउंडिंग स्टेशन का जो है ना एनुअल रेनफॉल क्या है और नॉर्मल एनुअल रेनफॉल क्या है। स्टेशन 2 का एनुअल रेनफॉल और वहां का नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, इसका मीन निकाल लीजिए। ये आया ना रेशियो, नॉर्मल रेशियो इसको बोलते हैं। इस नॉर्मल एम हुआ ना, एम रेनगेज स्टेशंस के ये रेशियो निकाले है ना, वहां का प्रेसिपिटेशन उस साल का कितना है जिस साल इसका मिसिंग था, और 30 साल के उस स्टेशन के द्वारा रिकॉर्डेड डेटा का मीन क्या है, ये नॉर्मल रेशियो कराते। ये नॉर्मल रेशियो निकल गया, इस नॉर्मल रेशियो का मीन निकाल दीजिए। तो नॉर्मल रेशियो एट स्टेशन 1 प्लस नॉर्मल रेशियो स्टेशन 2 प्लस नॉर्मल रेशियो स्टेशन 3 प्लस नॉर्मल रेशियो एट स्टेशन m डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेशंस सेलेक्टेड इन द नेबरहुड ऑफ मिसिंग स्टेशन। तो मिसिंग स्टेशन की ये जो डेटा मिसिंग है अपॉन वहाँ का तो 30 साल का रिकॉर्ड होगा ना, 1 साल का ना मिसिंग है, उससे यहाँ से वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके दिल में जगह है, दिमाग में नहीं, दिल में जगह है, तो याद कर लीजिएगा। कम प्रोबेबिलिटी है आने का, लेकिन इस तरह जो है ना नॉर्मल रेशियो मेथड यूटिलाइज किए जाते हैं जब वायरिंग प्रिसिपिटेशन पैटर्न हो। इसमें नहीं था इसलिए एवरेज कर दिया, इसमें है तो इस तरह से किया। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, उसी तरह हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, इजीली आप समझ लोगे। द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन ए बी सी डी इन अ कैचमेंट इज, ये नॉर्मल एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है हर स्टेशन के 30 साल के रिकॉर्ड का एवरेज। तो हमने 4 स्टेशन लिया, उसके 30 साल एक एक स्टेशन में कितना रेनफॉल, उस सब का एवरेज वो उस स्टेशन का नॉर्मल एनुअल रेनफॉल होगा, वो गिवन है। अब जो है 2007 में स्टेशन डी वाज इन ऑपरेटिव बट ए बी सी रिकॉर्डेड उस साल एनुअल रेनफॉल इतना रिकॉर्ड किया है। तो अब करोगे क्या आप कि भाई ये जो है 87 है ना नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन डी, इसका 1.1 निकाल लो एंड 0.9 निकाल लो। अब इसी के बीच में जो सराउंडिंग में एबीसी है उसके नॉर्मल एनुअल रेनफॉल फॉल कर रहे हैं, देख लो सभी डेटा उसी में फॉल कर रहे हैं 78 to 95, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वी विल यूज अरिथमेटिक मीन मेथड टू कैलकुलेट Px, precipitation at missing station X, वेरी सिंपल। अब वही हम देखें कि भाई मिसिंग स्टेशन का जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल है उसका 10% ये आया और 110% एंड 90% ये आया। 10% ज़्यादा 10% कम से कैलकुलेट करके एक रेंज देखा गया। इस रेंज में जो है मिसिंग के बगल वाले जो स्टेशंस के नॉर्मल एनुअल रेनफॉल लाइक कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे हैं, ये बाहर है, ये बाहर है। तो अगर एवरेज वाला करोगे तो उतना कंसिस्टेंट डेटा नहीं मिलेगा प्रेसिपिटेशन के लिए उस मिसिंग ईयर में, उस ईयर के
उस ईयर में, ठीक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेशियो निकालेंगे। नॉर्मल रेशियो कैसे निकालते हैं, उस साल जो है ना प्रिसिपिटेशन कितना हुआ था और उसका स्टेशन ए पर उसका नॉर्मल क्या है, ठीक है। उस साल बी पर प्रिसिपिटेशन कितना हुआ था और 30 साल का एवरेज क्या है, इन तीनों को निकालकर 3 से डिवाइड कर दिए। मिसिंग स्टेशन का प्रिसिपिटेशन अपॉन मिसिंग स्टेशन के नॉर्मल एनुअल रेनफॉल क्या है, वेरी सिंपल ना। तो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन फार्मूला तो ध्यान में रखो, फार्मूला तो ध्यान में रखो, वहां से 1 मार्क भी एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, राइट। अब हमने चेक कर लिया कंटिन्यूटी अगर डेटा में नहीं है, सो वी हैव अ मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड मिसिंग डेटा टू मेक कंटिन्यूअस रेनफॉल डेटा एट एनी रेन गेज स्टेशन इन अ कैचमेंट। हमने डेटा मिसिंग हुआ तो कंटिन्यूअस बना लिया उसको मैथमेटिक्स के मदद से। अब फ्रेंड्स जो है ना कंसिस्टेंसी चेक करनी है, डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी रेनगेज के द्वारा जो रेनफॉल रिकॉर्ड की जा रही है हर साल, उसमें बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं ना होगा, क्योंकि उसका जो ना पूरी कंडीशन ऑलमोस्ट जो है ना चेंज नहीं होती है। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर रेनगेज स्टेशन से आने वाले डेटा सेवरल ईयर्स का कंसिस्टेंट है या नहीं। नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट डेटा होंगे, राइट। तो उसको हम कंसिस्टेंट बनाएंगे, पहले तो चेकिंग होगी इनकंसिस्टेंसी का, एंड देन जो है ना उसकी करेक्शन होगी, ताकि जो है ना हमारा न्यू डेटा और ओल्ड डेटा कंसिस्टेंट बन जाए, राइट। तो समझते हैं डेटा में इनकंसिस्टेंसी आने के कारण क्या है, वो हमारे एई के लिए 1 मार्क क्वेश्चन देगा। इफ द कंडीशंस रेलेवेंट टू द रिकॉर्डिंग ऑफ अ रेन गेज स्टेशन हैव अंडरगोन a significant change during the period or record due to any of the reasons like shifting of a rain gauge to a new location, right। कंडीशंस जो हमारे रेन गेज स्टेशन जो हमने मार्क किया उसकी डेटा हम देख रहे हैं 20-25 साल के डेटा में कंसिस्टेंसी है कि नहीं। तो उसके कंडीशन में अगर सिग्निफिकेंट चेंज आया है किसी भी वजह से, तो डेटा वो इनकंसिस्टेंट देंगे उस पीरियड के बाद जहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई हुआ। जिस साल जो है ना सिग्निफिकेंट चेंज आया हुआ है कंडीशन में, तो उसके बाद के डेटा जो होंगे पहले वाले डेटा से इनकंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि अब रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी ड्यूरेशन अब चेंज हो जाएंगे ड्यू टू चेंज इन कंडीशन ऑफ सराउंडिंग ऑफ द रेन गेज स्टेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। और भी क्या कारण है, शिफ्टिंग ऑफ रेनगेज स्टेशन टू अ न्यू लोकेशन। रेनगेज स्टेशन को अब न्यू लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया किसी ईयर में, तो उस ईयर के बाद के डेटा और पहले वाले डेटा में जो है ना आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगा, ठीक है। और भी रीजन है, द नेबरहुड ऑफ स्टेशन undergoing a marked change, that is change in the ecosystem due to calamities such as forest fires, landslides, right। इकोसिस्टम ही चेंज हो गया उधर का, तो रेनफॉल के पैटर्न पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब जो रेनगेज रिकॉर्ड करेंगे रेनफॉल डेटा, वो ओल्ड वाले से जो है ना इस घटना से पहले वाले टाइम के रिकॉर्ड के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो गए, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा इस पॉइंट के बाद से, इस पीरियड के बाद से जहां पर ये चेंज हुआ है। अदर कारण भी है, अकरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर फ्रॉम अ सर्टेन डेट, किसी पर्टिकुलर डेट से अब हम जो डेटा ऑब्जर्व करके ला रहे हैं उसमें क्या हो गई, एरर, कंटिन्यूअस एरर कर रहे हैं।
तो फिर जो है ना ओल्ड जो रेनफॉल डेटा है उस पर्टिकुलर स्टेशन का अब चेंज के बाद के डेटा के साथ कंसिस्टेंट नहीं होंगे, वेरिएशन दिखेगा। द चेकिंग फॉर इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ रिकॉर्ड इज डन बाय डबल मास कर्व टेक्निक। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? डबल मास कर्व टेक्निक, राइट। हम देखेंगे आगे के सेशन में मास कर्व, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम। डबल मास कर्व में जो है ना दोनों एक्सिस पर क्या रहेंगे? हमारे एक्यूमुलेटेड रेनफॉल डेटा ही रहेंगे, तो डबल मास कर्व कहलाएगा ये। तो कैसे करते हैं? अपने पास फ्रेंड्स 1954 से लेकर 1970 तक के रेनफॉल डेटा है किसी पर्टिकुलर रेनगेज स्टेशन का, जहां पर प्रॉब्लम हुई है, इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो हम उसकी डेटा की इनकंसिस्टेंसी को चेक करेंगे एंड फिर करेक्ट करेंगे और न्यू से मैच कराएंगे ओल्ड वाले को। कैलामिटीज के चेंज के बाद जो डेटा है ना उस डेटा के साथ अब उसका ओल्ड वाला को मैच कराएंगे, न्यू वाला को नहीं चेंज करेंगे, ओल्ड वाले को चेंज करेंगे। करेक्शन फैक्टर हम डिफाइन करेंगे एंड हम उस करेक्शन फैक्टर से ओल्ड वाला जो डेटा है, जिस ईयर को ये ब्रेक मिला है, हमें जिस ईयर को ये आइडेंटिफाई हुआ है कि भाई ट्रेंड में चेंज हो रही है, ग्रेड में इस प्लॉट के जो ग्रेड है उसमें चेंज हो रही है, जैसे कि यहाँ पर चेंज हो रही है, तो यहाँ से पीछे वाले जितने सारे ईयर्स के उस स्टेशन का रेनफॉल डेटा है उसमें करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लेटेस्ट ट्रेंड के साथ मैच कराएंगे। तो जरूर 1 से छोटा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पीछे वाले इस 63 को जो है ना आपको आइडेंटिफाई हुआ ना, ये 1963 में आपको ब्रेक मिला है इस डबल मास कर्व का, इसके ग्रेड चेंज हुए हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस यहीं से जो ना आपको सेपरेट हो रहे हैं, तो इसको एक्सटेंड कीजिए, लेटेस्ट वाला ही हमारा बनाना है, न्यू को लेटेस्ट में कन्वर्ट करनी है। इसका मतलब 63 के पीछे वाले जितने सारे ईयर्स के डेटा है उस पर्टिकुलर रेनगेज स्टेशन का, उसमें हम <1 वाले करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि अब हमारा जो डबल मास कर्व होगा एक सिंगल होगा। तो ये मैथमेटिकली कंसिस्टेंट का मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन प्लॉट मिलेंगे डबल मास कर्व में। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल सा टेक्निक है फ्रेंड्स। तो हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्यूमुलेटेड रेनफॉल को इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेशन है जिसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, उनके 20-25 साल के रेनफॉल डेटा में कंसिस्टेंसी है कि नहीं, उसको हमें चेक करना है और उसे कंसिस्टेंट बनाना है। तो उसके नेबरहुड में जो है ना हम 5 या 5 से अधिक रेनगेज स्टेशन के डेटा को भी यूज करेंगे। तो हम अभी 10 रेनगेज स्टेशन, नेबरिंग रेनगेज स्टेशन के डेटा का एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1970 में और उसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, यानी कि स्टार्ट करेंगे हम लेटेस्ट डेटा से, यानी कि 1954 टू 1970 तक का हमारा डेटा है, तो हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वाले से, 1917 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1917 को प्रॉब्लम स्टेशन पर रेनफॉल कितना हुआ था वो हमारा इतने वैल्यू का है, मार्क कर लिया, एंड 1970 को इस प्रॉब्लम स्टेशन के सराउंडिंग में मैंने जो 10 स्टेशन सेलेक्ट किए हैं उसके रेनफॉल डेटा का एवरेज क्या है उसको यहाँ पर मार्क कीजिए। मार्क किए, देखिए एक पॉइंट मिला दोनों के इंटरसेक्शन पर। अब जो है ना हम पीछे चलेंगे, पीछे साल में 1969 में
प्रॉब्लम स्टेशन पर रेनफॉल डेटा की वैल्यू कितनी है, कितने mm की रेनफॉल हुई है वो, और उसके पहले मतलब 70 में जो रेनफॉल हुआ दोनों को ऐड कर दो, इसलिए वो क्यूमुलेटिव एनुअल रेनफॉल हो जाएगा। तो वो हमारा ये आया वैल्यू, मतलब ये भी ऐड कर देना है उसमें, उस साल कितना हुआ और पिछले साल कितना हुआ वो भी ऐड कर देना है। अब हम इसके लिए वो वैल्यू ढूंढते हैं, तो जो 10 बेस स्टेशन एवरेज है उस साल का और ये 70 का, उन दोनों को जोड़कर यहाँ पर मार्क करो और फिर एक्सटेंड करो, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट ये मिल गया। अब इसी तरह जो है ना हम 1968 के प्रिसिपिटेशन को देखेंगे, प्रॉब्लम स्टेशन में कितना वहां से डेटा हमें आई है, और उसके नेबरहुड में जो 10 बेस स्टेशन रेनगेज स्टेशन का जो डेटा का एवरेज आ रहा था वो मार्क कीजिए, और जो है ना यहाँ तक टोटल कितना हो गया था 69 तक, उसमें उसको ऐड कर दीजिए। मतलब आपने ये भी ऐड कर लिया, ये भी ऐड कर लिया, उसके पीछे के सभी ईयर का ऐड कर ले रहे हैं आप। एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ 10 स्टेशन मीन एवरेज, एक्यूमुलेटेड एनुअल, ये 10 स्टेशन मीन है, 10 स्टेशन के मीन का हम आगे बढ़ रहे थे, पीछे वाले का सब जो ऐड करते चले जा रहे हैं, तो हमने 68 में निकाल लिया। इस प्रकार ये पॉइंट में करते 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 आप देखेंगे कि कर्व इधर भाग गया, ये मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई, ग्रेड इसका चेंज हो गया, डेविएट हो गया एक्चुअल से, ठीक है, लेटेस्ट वाले से डेविएट हो गया। तो फ्रेंड्स हमें जो है ना अब तो चेंज तो हो गई, और ये सिग्निफिकेंटली सीन होता है जब कोई भी प्रॉब्लम मतलब 5 या 5 ईयर से ज़्यादा हो तब। तो चेंज तो अब हो गया, तो वही डेटा हमें हमेशा आएगा। तो ओल्ड डेटा जो है ना अब नए वाले डेटा के साथ तो कंसिस्टेंट नहीं हुआ ना, तो ओल्ड वाला को अब नए वाले के साथ बना, चेंज तो हो गया भाई, अब तो गलत तो आ गई, तो ओल्ड वाला को न्यू वाला के साथ जो ना न्यू के रिजाइम में लाकर फिट करना है। तो ब्रिंग द ओल्ड डेटा इन न्यू रिजाइम ऑफ प्रॉब्लम स्टेशन। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा जो ना फंडा है, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। वेरी सिंपल टास्क है स्लोप निकालना। कैसे, कोई भी यहीं से पकड़ लीजिए ना, जहां पर ब्रेक ईयर मिला है वहीं से, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, और इधर हाइट में कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले लीजिए। तो लेट्स से आई एम टेकिंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, यहाँ से जो है ना यहाँ तक का जो है ना डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ए हो गया। मतलब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया इस एक्चुअल डबल मास कर्व से, लेकिन करेक्टेड डबल मास कर्व ये होगा, ओल्ड वाले को न्यू के साथ मैच कर देना। तो जो है ना आप क्या करिए, ये जो लाइन आ रही है ना, तो फिर एक ये हमारा जो है ना ट्रायंगल बना, बोथ आर सिमिलर, दिस इज θ1 and this is θ2, right? Tan θ1 slope of actual double mass curve is equal to a upon this, suppose L, a upon L, and slope of corrected line tan θ2 क्या लिखेंगे आप, C upon L, right? C upon L. Take the ratio corrected upon actual, C upon L upon A upon L, right? So C upon A, this is called correction ratio। ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना भाई, इस कर्व से हो जाएगी करेक्शन रेशियो, राइट। अब इस करेक्शन रेशियो से, इस ब्रेक ईयर से पहले के रेनफॉल डेटा उस प्रॉब्लम स्टेशन का जो है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सब क्या हो जाएगा, देखो सी की वैल्यू जो ना ए से छोटा है तो 1 से लेस आएगा, तो अब
क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा कि नहीं, वैल्यू रिड्यूस करके इस पर फिट कर देगा कि नहीं। क्लियर। तो अब इतना डिस्कशन करने से आपका ए टू जेड इस कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड क्लियर हो गया, आता क्यों है और उसको करेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। देयर इज अ ब्रेक इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, जहां से ये प्रॉब्लम आई है जिस ईयर से, वही पर ब्रेक मिलेगा आपको डबल मास कर्व पर। तो आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डबल मास कर्व एंड ब्रिंगिंग old data, that is pre 1963 rainfall data of that रेन गेज स्टेशन, राइट, उसकी हमने करेक्शन कर दिया, राइट। तो गाइस इतना से हमारा बहुत कुछ क्लियर हो गया। नहीं भी न्यूमेरिकल हम करेंगे तो इतना हमारे दिमाग में आ गया कि इसके अंदर 1 मार्क क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, कैसे आइडेंटिफाई किया कि ब्रेक इन ईयर से उसके पीछे के डेटा को हम करेक्ट करते हैं, मतलब ओल्डर डेटा को करेक्ट करते हैं, राइट, न्यू के साथ उसे न्यू रिजाइम के साथ मैच करते हैं। इट्स फाइन, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं। ये इस तरह जो है ना इंजीनियरिंग होती है भाई, और उसी की चेकिंग हो रही है इस एई में। कंपटीशन जो है ना कैसे बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ेगा। आप लोग पढ़ो, कंपटीशन को बढ़ाओ और अच्छे लोग जाओ। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है ना बिना पढ़े जाएंगे तो उसी में से तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, कटअप लोग पढ़ के जाएगा, ये उस पोजीशन पर जाइए तो उसकी गरिमा को रखेंगे, राइट। इस तरह का थॉट हमेशा डेवलप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है ना हम इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, आगे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग लर्न करते चलेंगे। दिस इज ट्रांसी जी, यहाँ पर जो है ना कोई भी चीज़ बहुत ही कंसेप्चुअली डिस्कस की जाती है, इसीलिए हमारे रिजल्ट्स जो है ना टॉपर्स लाइक होते हैं। मतलब AIR 1 टाइप का होता है, AIR 1 ही है, टाइप क्या वही। तो यहीं पर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में।